महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया है, आपने मुझे दिया है सभापति महोदय, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मान्य सदस्य जान रहे हैं आज के समय कि विश्व भर में संकट का एक माहौल है। आज विश्व भर में संकट का माहौल है। यूक्रेन का युद्ध 2022 से चल रहा है और आज के समय यूक्रेन का युद्ध एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है। न जाने इसका क्या परिणाम विश्व पे और विश्व की अर्थव्यवस्था पे होगा। साथ साथ जो अभी हमास का प्रहार हुआ उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में संकट आ गया है, वहां युद्ध चल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा कहना मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज के, और अभी सुप्रिया जी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा, उसके जो हानिकारक प्रभाव है वो भी विश्व में हमें अब नजर आ रहे हैं और विश्व में बहुत जगह इसका एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है। तो ये एक संकट का माहौल है आज पूरे विश्व में। लेकिन इस संकट के माहौल में अगर एक देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया कह रही है कि आज के समय बिल्कुल दुरुस्त है, एक चमकता हुआ सितारा है, वो भारत की अर्थव्यवस्था है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा, अपने सकारात्मक नीतियों के द्वारा इस संकट के माहौल में भी हमारी अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है और एक दिशा दी है। उसके लिए मैं मानता हूं कि पूरा देश और हम सब मान्य सदस्य उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये हम लोगों की ये आज के समय स्थिति है। और अगर हम बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि अभी सुप्रिया जी ने कहा कि बेरोजगारी की स्थिति अभी है देश में, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी सिर्फ ऐसे दयनीय राज्यों में है जैसे हमारे झारखंड में है। और झारखंड में इसलिए ये दयनीय स्थिति है क्योंकि वहां अगर कोई भी उद्योग चल रहा है साथियों, अगर कोई भी उद्योग चल रहा है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। 350 करोड़ कैश जो निकल के आए हैं वो दर्शा रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं इस राज्य में। इस राज्य में हमारे जो प्रतिभावान युवा हैं, हमारे जो मेहनती हमारे युवा मित्र हैं, उनको कोई चारा नहीं है, बेचारे लाचार होकर पलायन उनको करना पड़ता है। और गनीमत है कि ऐसे राज्य हैं जहां हम लोगों की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र जहां सुप्रिया जी से आती है, जहां अभी भी रोजगार का सृजन हो रहा है, और जहां रोजगार का सृजन हो रहा है हमारे लोग वहां पलायन करके वहां काम कर रहे हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं आपको। अगर आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए, तो आप देखिए जो रिकवरी आई है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आज के समय 7% हो चुकी है, जो हमारा निवेश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके द्वारा स्पष्ट नजर आ रहा है कि बेरोजगारी को जहां अच्छे राज्य हैं, जिनकी अच्छी नीतियां हैं, जिनकी नीतियां जो दूरदर्शी नीतियां हैं, प्रभावशाली सकारात्मक नीतियां हैं, वहां रोजगार का सृजन हो रहा है और वहां लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। और मैं आपको इस कारण उदाहरण के तौर पे अपने ही हजारीबाग पतरातू के बारे में बताना चाहता हूं। और वो क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा है जो मैं सुप्रिया जी को उसके बारे में भी मैं समझाना चाहूंगा कि वहां आज के समय केंद्र सरकार एनटीपीसी के द्वारा 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है और उसके द्वारा 6000 लोगों को वहां रोजगार मिला है। ये निवेश केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र की नीतियों के द्वारा किया जा रहा है, तब झारखंड में जाकर रोजगार का सृजन हो रहा है। लेकिन जो उद्योग नीतियों की जरूरत थी, जो सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत थी राज्य सरकार को, वो राज्य सरकार ने नहीं बनाई। और आज अगर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं हमारे युवा, तो उस जेएमएम, उस कांग्रेस सरकार के कारण हो रहे हैं, जो सरकार नहीं महाठगबंधन है, जो आज सबके सामने वो आ चुका है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर हमारे राज्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इस भ्रष्टाचार, इस परिवारवाद के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और आज ये सब होते हुए भी मैं अभी शनिवार को गारंटी की गाड़ी के साथ था। पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, गारंटी की गाड़ी है, मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी क्या है कि हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, हर गरीब को बिजली मिलेगी, हर गरीब को जल मिलेगा, हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, हर गरीब को गैस का चूल्हा मिलेगा, हर गरीब को बैंक का खाता मिलेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। और ये जो गारंटी की गाड़ी आज पूरे देश भर में चल रही है, और मैं अपने विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा,
विनती करूंगा आप भी इस गारंटी की गाड़ी के साथ चलिए। आप देखिएगा कि कितना इसका बढ़िया लोगों का इसका रिसेप्शन मिल रहा है और इसके द्वारा आपके ही क्षेत्र में अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं, सैचुरेशन मोड में इनको नहीं कुछ मिला है, आपके प्रयास के द्वारा जो छानबीन के इक्के बुक्के लोग मिलेंगे उनको भी मोदी जी की गारंटी के द्वारा ये सब बुनियादी सुविधाएं आप भी दिलवा दीजिए, वो भी आपको धन्यवाद देंगे। आप पुण्य का काम कर लीजिएगा जो हम लोग सब लोग कर रहे हैं इस गारंटी की गाड़ी के द्वारा। और साथियों, मोदी जी की गारंटी के द्वारा उनकी कुशल नेतृत्व के कारण मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अगर हम बेंचमार्क को देखें तो उस गरीबी रेखा से हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया है। साथ साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के द्वारा हम लोग पैसे दे रहे हैं। कितने सारे लोगों को हम लोगों ने उज्ज्वला योजना दी है, 11-12 करोड़ वो संख्या है। और ये हमारे माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, और मैं अब उन नीतियों से आकर अब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो मोदी जी की गारंटी है वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी पूरी तरीके से इसको स्पष्ट किया गया है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में करीब 1,30,000 करोड़ का अधिक खर्चा करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें नेट कैश आउटफ्लो सिर्फ 58,000 करोड़ का है, 58,000 करोड़ का है। तो जहां 1.29 लाख करोड़ आपने कहा आपको सप्लीमेंटल आपको खर्चा करना है, उसमें से सिर्फ 58,000 करोड़ जो है वो एक्चुअली नेट कैश आउटगो है। इतने किफायती तरीके से बजट को संभाला गया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने संभाला है कि नेट कैश आउटगो सिर्फ 58,000 करोड़ है। और अगर इसकी तुलना की जाए, आप देखें कि फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल ट्रैजेक्टरी जो हम लोगों की है वो कितनी अच्छी तरीके से हम लोग इसको संभाल रहे हैं, और इसलिए आज हम लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है, इतना हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा है। पिछले वर्ष यही सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को अगर हम लोग देखें तो जहां 1.29 लाख करोड़ हम लोगों ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स इस साल मांगा है, पिछली वर्ष 4,35,000 करोड़ का हम लोगों ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगा था, और जहां इस बार 58,000 करोड़ को हम लोग मांग रहे हैं। पिछली बार हम लोग 3,25,000 करोड़ का हम लोगों को मांगना पड़ा था। कोविड से हम लोग निकल रहे थे, रिकवरी के लिए स्पेंडिंग की जरूरत थी, लेकिन जो रिकवरी की स्पेंडिंग हुई इतनी बढ़िया तरीके से हुई कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पार होते चले जा रहा है, और फिस्कल डेफिसिट भी है वो कम होते चली जा रहा है। जहां हम लोग 4,35,000 करोड़ हम लोगों को खर्च करना था, अब हम लोग सिर्फ 1,30,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि फिस्कल मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। और अगर खर्च करना भी है, अगर ये खर्च हम लोगों को अतिरिक्त करना है तो किन क्षेत्रों में कर रहे हैं? जहां मोदी जी की गारंटी है वहां खर्चे हम लोग कर रहे हैं जो जरूरी है। पहले तो नरेगा में हम लोग 14,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी, मतलब हमारे पोषण के बच्चों के लिए, सुप्रिया जी कह रहे थे कि जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रिएंट सब्सिडी के लिए 14,000 करोड़ दे रहे हैं तो सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपने सेना को और मजबूत बनाने के लिए, सेना को दुरुस्त बनाने के लिए वहां हम लोग अतिरिक्त 20,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। और एक बहुत ही विशेष मैं आपको बताऊंगा जो मोदी जी की गारंटी से जुड़ा हुआ है, गारंटी की गाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से सैचुरेशन मोड में करना चाह रहे हैं, वो है उज्ज्वला योजना। इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में 8,500 करोड़ और सप्लीमेंट्री डिमांड किया गया है उज्ज्वला योजना के लिए। जैसे मैंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं इससे जुड़े। कोई भी अगर आपके क्षेत्र में ऐसी कोई महिला हो जिसको अभी उज्ज्वला योजना गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, पूरा प्रावधान है इस बजट में उसके लिए। सबको ढूंढिए और सबको उज्ज्वला जो है सिलेंडर जरूर आप दिलवाइए, जरूर आप दिलवाइए। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भी 13,000 करोड़ दिया गया है, जिसमें हमारे किसान, सुप्रिया जी ने कहा कि किसानों के पक्ष में हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए अगर हम लोग यूरिया सब्सिडी में हम लोग 13,000 और करोड़ खर्च कर रहे हैं,
और किसान सम्मान निधि के द्वारा तो उनको 6,000 तो मिल ही रहा है, 2,000 का किस्त अभी आने भी वाला है। 15 नवंबर को हम थे, हमारे सब झारखंड के माननीय सांसद साथी भी वहां थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूंटी में 15 नवंबर का 2,000 रुपए और किस्त में उन लोगों को, किसानों को दिया। तो इस प्रकार से किसान क्षेत्र में जितना हम लोगों ने साधन दिया है और आगे भी देते चले जाएंगे, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसलिए सुप्रिया जी, मैं मानता हूं कि किसानों के लिए हम लोगों ने जो किया है वो ऐतिहासिक है और अतुल्य है, इसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुप्रिया जी ने इसके अतिरिक्त 2 कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की। उनका मानना था, सीधा जवाब दे रहा हूं, उनका मानना था कि अगर हम अपने पावर पॉलिसी को देखें तो एक तरफ हम रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोयले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और क्योंकि कोयला हम सबका, झारखंड के विशेष रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है, और खासकर हजारीबाग के लिए, जहां मैंने अभी बताया 4,000 मेगावाट का पीवीओएनएल का थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। पाखरी बारवाडी में हम लोग करीब 15-16 मिलियन टन सालाना हम लोग वहां कोयले का खनन कर रहे हैं। पूरा वहां कोयले का खनन हो रहा है, पूरे क्षेत्र में कोयले का खनन हो रहा है। इससे हम लोगों के देश में बहुत हम लोगों को फायदा लाभ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को बिजली की जरूरत है। और बिजली की जरूरत क्यों है सुप्रिया जी? माने विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय जब हम लोगों की अपेक्षा थी कि पावर जनरेशन जो है वो 7-8-6% ही बढ़ेगा, वो आज के समय 9-10-11-12% बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर ना हो, हमारे पास एनर्जी ना हो और हमारा ग्रोथ ना हो पाए। ये हम लोगों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं इसमें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि नेट जीरो हम लोग 2070 तक हम लोग इसको हासिल करेंगे, 2070। तो आज के समय जो कोयला आ रहा है, आज के समय जो कोयला का उत्पादन हो रहा है, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पतरातू में बना रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसको उपयोग करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाते हुए, उसको हम लोग 2070 तक रिटायर करके नेट जीरो हासिल कर लेंगे। यही इसका एक पूरी तरीके से प्लानिंग है। आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन ना समझे, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप समझिए। कोयले का भी उपयोग होगा और इस तरीके से तेजी से हम लोग रिन्यूएबल्स भी हम लोग लेते आ रहे हैं। और सुप्रिया जी, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी कॉप चल रहा है, आपको मालूम है दुबई में बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप चल रही है। आज G20 में सिर्फ एक देश है जिन्होंने सब अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेरिस एग्रीमेंट के 2015 के एनडीसीज को पूरी तरीके से हासिल किया है। कॉप में इसका ग्लोबल स्टॉक टेक चल रहा है, एक ही देश ने इसको पूरी तरीके से हासिल किया है, सफल रहा है। और वो देश कौन सा देश है साथियों? वो भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष है। तो इसलिए जो आपका जो मानना है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म समझना है, 2070 को समझना है। कोयले का भी सदुपयोग होगा, रिन्यूएबल्स का भी सदुपयोग होगा। और जैसे मेरे माननीय साथी उदासी साहब बता रहे हैं कि पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज का भी बहुत तेजी से पूरे देश भर में उपयोग हो रहा है। और जिस प्रकार से रिन्यूएबल्स का ग्रोथ भारत में हो रहा है, उसका कोई मुकाबला कहीं भी नहीं है। ये भारत ही आपको दिखा रहा है। और एक ये विषय सदन में हर बार आता है, जो क्योंकि कई लोगों ने कहा कि वो एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में, और मैं थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय में रखता हूं, इसलिए मैंने सोचा मैं जरा एक बार फिर इसको, और माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार इसको समझाया है, लेकिन एक बार फिर मैं समझा दूं कि जब बैंक का लोन का राइट ऑफ होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो हरदम इस बात को उठाते हैं, कहते हैं कि बैंक का लोन का आपने राइट ऑफ किया, आपके जो उद्योग के जो आपके लोग हैं उनको आप बहुत बड़ी मेहरबानी आप उनके लिए कर रहे हैं। सुप्रिया जी, ये गलत बात है, इसको आप ठीक तरीके से समझिए। अगर आप किसी भी बैंक के लोन पे एनपीए हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, आईबीसी जिसको हम ही लोगों ने पारित किया, इस सदन ने पारित किया, जो सबका मानना है कि गेम चेंजिंग ऐतिहासिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, उसके तहत अगर आप एनपीए हो गए, डिफॉल्ट हो गया, उसका एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, कंपनी आपके हाथ से गई, कंपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में चली जाती है और वहां रिकवरी में हम लोग लग जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अगर लोन का राइट ऑफ हुआ तो उद्योग वालों को कुछ हम लोगों ने फेवर ग्रांट कर दिया है, उनको कोई मेहरबानी दी है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। मैं फिर एक बार आपको समझाना चाहता हूं, कहीं भी आपका डिफॉल्ट हो गया, आपकी कंपनी गई,
आपकी कंपनी गई, वो बैंकों को कंपनी मिल जाती है, बैंकों का फिर रिकवरी का काम चालू होता है, और जब हम लोगों को सही समय मिल जाती है तो रिकवरी भी अच्छी होती है, रिकवरी अच्छी हुई भी है, और कई जगह बैंकों ने पूरी रिकवरी भी की है। तो इस प्रकार से आपको इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपकी अगर डिफॉल्ट की अगर आपकी सिचुएशन आ गई तो आपकी कंपनी गई, कंपनी बैंकों को मिल गई और फिर रिकवरी हुई। वो सब आंकड़े हैं आदिर जी, वो सब आंकड़े हैं, वो सब आंकड़े। ये आपको बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी दिखाता है कि हम लोग फटाफट उसका राइट ऑफ ले रहे हैं, कंपनियों को अपने हवाले हम लोग कर रहे हैं, रिकवरी में हम लोग उसको फौरन ले आ रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो कोई ऐसा नहीं होता था, कोई आपको अगर डिफॉल्ट हो गए तो आपकी कंपनी नहीं जाती थी, आप बस लोन को फोन बैंकिंग के द्वारा एवरग्रीनिंग करते थे और वो कंपनी उसी उद्योग वालों के पास रहती थी। मेहरबानी आप करते थे, हम मेहरबानी नहीं करते हैं, हम देश की जनता को जो उनका अधिकार है वो हम देते हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने कहा सुप्रिया जी की हमारी इकोनॉमी थी वो अब सेविंग्स की इकोनॉमी थी, वो कंजम्पशन की इकोनॉमी बन गई, वो गलतफहमी, वो भी गलतफहमी। वास्तव में क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो निवेश की इकोनॉमी बन गई, इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी बन गई है, और इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी हो गई है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसी प्रकार से हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, जो निवेशक जो है वो कई बार इस आंकड़े को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, और इसका आम जनता पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव है। मैं बताऊंगा क्यों। देखिए 20 साल पहले, अगर मैं डॉलर्स करेंसी लेकर बताऊं, 20 साल पहले 2004 में हमारी जीडीपी जो थी वो 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स की थी। आज 2024 में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, और जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी है वो लगभग 1:1 रहता है। तो पिछले 20 सालों में जो हम लोगों ने शेयर बाजार में जो हम लोगों ने जो संपत्ति को हम लोगों ने हासिल किया है वो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का है, 3 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक निर्णयों के कारण आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जिस प्रकार से अग्रसर है, 7%, 8% का जो ग्रोथ हो रहा है, जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, माननीय सदस्यों, अगर इसको हम लोग 20 साल आगे इसको प्रोजेक्ट करें तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लगभग 15, 20, 16, 18 इकॉनमी हो जाएगी। और जो हम लोगों ने 3 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति शेयर बाजार में हम लोगों का क्रिएशन हुआ है पिछले 20 वर्ष में, आज के समय निवेशकों का मानना है कि 3 ट्रिलियन डॉलर हम लोगों ने पिछले 20 साल में इसको हम लोगों ने हासिल किया है। अगले 20 साल में हम लोग 12 ट्रिलियन डॉलर हम लोग हासिल करेंगे, 4 गुना ज्यादा हासिल करेंगे। ये संपत्ति निवेशकों को मिल रही है, और इसलिए आज के समय सुप्रिया जी, आज के समय आदिर जी, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं बड़े पैमाने पे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खोल रहे हैं, हर महीने वो शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी संपत्ति भी बढ़ेगी, देश की संपत्ति भी बढ़ेगी। हमारे पर कैपिटा एसआईपी के आप आंकड़े देखें, वहां आपको मिडिल क्लास का विश्वास नजर आएगा। और ईपीएफओ का जो पैसा शेयर बाजार में जा रहा है, उससे हमारे सब जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे सब जो पेंशन प्रोविडेंट फंड वाले सब जो हिस्सेदार हैं, उनकी भी संपत्ति बढ़ने वाली है। विदेश से तो पैसे आते ही चले जा रहे हैं। और अगर हम लोग आगे की ओर देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी सही तरीके से बताते हैं, ये अमृत काल है, 2047 तक एक हम विकसित भारत बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। आप भी जुड़ जाइए, आपका भी विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।